नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रियंका मलिक हाजिर हूं उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। एसएलपी प्रकरण में प्रदेश सरकार ने पीछे खींचे अपने हाथ। अब सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी नहीं ली जाएगी वापस। उमेश कुमार के खिलाफ जारी रहेगी कानूनी लड़ाई, विपक्ष ने बोला हमला। बाल संरक्षण आयोग के सहयोग से बाल विधानसभा का आयोजन। प्रदेश भर में 70 बच्चों को बनाया मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक। बच्चों ने सीखे राजनीतिक गुण। गुटबाजी के बीच कल प्रीतम सिंह का सरकार के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान, प्रदर्शन नहीं बल्कि विकास यात्रा निकाल रही कांग्रेस। और हल्द्वानी शहर की खूबसूरती में लगेंगे 4 चांद। 270 करोड़ की लागत से अंडरग्राउंड होंगी बिजली की लाइनें। केंद्र सरकार को भेजी गई डीपीआर। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड की राजनीति में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से जुड़े एसएलपी प्रकरण में प्रदेश सरकार ने अब अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। धामी सरकार के इस यू टर्न से जहां तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, तो सवाल इस बात को लेकर भी है कि क्या वाकई बीजेपी में इन दिनों सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। इस प्रकरण को लेकर विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की सियासत में पिछले 4 दिनों से त्रिवेंद्र रावत से जुड़े एसएलपी प्रकरण को लेकर गरमाई राजनीति ने अचानक नया मोड़ ले लिया है। शासन ने इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में दायर एसएलपी वापस लेने संबंधी पत्र को निरस्त कर दिया है। गौरतलब है कि सरकार ने इसी साल सितंबर में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाली याचिका को वापस लेने के लिए पत्र लिखा था, जिसे अब निरस्त कर दिया गया है। एसएलपी प्रकरण में प्रदेश सरकार के इस यू टर्न के बाद तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, तो इसके पीछे कहीं न कहीं त्रिवेंद्र रावत का बनाया गया दबाव भी बताया जा रहा है। तो ये भी अब साफ हो गया है कि उमेश कुमार के खिलाफ राजद्रोह का केस जारी रहेगा। अब जब प्रदेश सरकार ने इस मसले पर अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं, तो भाजपा से भी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सफाई देते हुए कहा कि सरकार एसएलपी मामले में न तो फ्रंट फुट पर थी और न ही बैक फुट पर आई है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेताओं के निर्देश पर जो ठीक लगा वो ही फैसला लिया गया। सरकार ने जो फैसला लिया है, क्योंकि नेतृत्व उसको देख रहा था और बातचीत करने के बाद निर्णय लिया गया है। और हमारी पार्टी की ये विशेषता है, चाहे सरकार हो चाहे संगठन हो, वो कार्यकर्ता के साथ खड़ा होता है। त्रिवेंद्र जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, संगठन के विभिन्न पदों पर रहे हैं, संगठन मंत्री भी रहे हैं, और आज सरकार और संगठन उनके साथ में खड़ा है। मैंने कहा ना आपसे कि भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है कि देश का प्रधानमंत्री भी एक भारतीय जनता पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता के साथ खड़ा होता है। और त्रिवेंद्र जी तो हमारे बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, संगठन मंत्री रहे हैं, और आज मैंने कहा सरकार और संगठन उनके साथ खड़ा है। सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी को लेकर बीजेपी के अंदर मचे सियासी बवाल और अब एसएलपी वापस न लेने के फैसले पर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह का कहना है कि आखिर सरकार एसएलपी को अब क्यों वापस लेना चाहती है, ये बताना चाहिए। प्रीतम सिंह ने कहा कि जीरो टॉलरेंस की सरकार सीबीआई जांच से क्यों डर रही है। जब हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए थे, तो सरकार को चाहिए कि वो सीबीआई जांच होने दे। पूरा प्रकरण जो सरकार का अंदरूनी या बीजेपी के अंदर जो अंदरूनी संघर्ष है, उसकी ही परिणति है। पहले सरकार ने कहा कि हम एसएलपी वापस लेते हैं, लेकिन उसके दूसरे ही दिन जो है यू टर्न ले लिया, हम वापस नहीं लेते हैं। आखिर सरकार जो है क्यों एसएलपी वापस नहीं लेना चाहती है? जब हाई कोर्ट ने कहा कि एक प्रकरण की सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो होने दीजिए ना। जब भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है, तो वो जीरो टॉलरेंस भी दिखाइए भी, तो क्यों घबरा रहे हैं सीबीआई इंक्वायरी से। एसएलपी वापस लेने के प्रकरण में कभी हाँ और कभी ना के फैसले ने बीजेपी और संगठन पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं, तो विपक्ष को सियासी हमला करने का भी मौका मिल गया है। ऐसे में अब तक त्रिवेंद्र रावत की तरफ से मामले में किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया सामने न आना भी सियासी हलकों में चर्चाओं का बाजार गर्म किए हुए है। चढ़ती कला टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।
बाल संरक्षण आयोग के सहयोग से उत्तराखंड में बाल विधानसभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के सभी जिलों से आए बच्चों को विधानसभा और राजनीति से संबंधित जानकारी दी गई। इस दौरान प्रदेश के सभी जिलों से चुने गए 70 बच्चों को मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक और विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया। बाल विधानसभा का उद्देश्य बच्चों को राजनीतिक गुर सिखाना, प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराना था। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से बच्चों में विकास के प्रति जागरूकता आती है। सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगा। इस टाइप की कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज होने से हम सभी की जो अंदर का जो हमारा टैलेंट है वो शोकेस होता है, तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इनसे हमें काफ़ी चीज़ सीखने को मिला। जैसे कि मैं ग्रामीण इलाके से हूँ, बागेश्वर से हूँ, तो हमें ये चीज़ें ज़्यादा सीखने को नहीं मिलती हैं। बट अभी हम देहरादून में आए तो हमने यहाँ पे काफ़ी चीज़ें सीखी और यहाँ से बहुत कुछ सीख के जा रहे हैं। हमारे 70 बाल विधायक यहाँ पे आए हैं, तो हर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, हर ब्लॉक से आए हैं, तो हमें उनसे इंटरेक्ट होने का काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस अवसर पर गीता जी को और प्लान इंडिया को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि आपने ये कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया। इस कार्यक्रम के माध्यम से जहां जो हमारे बच्चे जो देश का भविष्य हैं, विधायिका के बारे में जानकारी मिलती है, ऐसे आयोजनों के माध्यम से बच्चों को जानकारी मिलती है। हो सकता है इनमें से ही कुछ बच्चे बड़े होकर कोई मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, तो इन चीजों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसके लिए मैं आयोजकों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। अंकिता भंडारी हत्याकांड, यूके SSS समेत विधानसभा बैकडोर भर्ती के मामले को लेकर कल सचिवालय कूच करने जा रहे कांग्रेस के विधायक प्रीतम सिंह ने दावा किया है कि वो मुख्यमंत्री को फूलों का गुलदस्ता भेंट करने जाएंगे अगर सरकार उनकी मांगों पर सीबीआई जांच की संस्तुति देती है। प्रीतम सिंह ने यह भी कहा कि वो लगातार जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार के सामने अपनी मांग रख रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस पहल नहीं हुई। उन्होंने कहा कि 21 तारीख को होने वाले प्रदर्शन में राज्य भर से तमाम लोग जुटेंगे। उन्होंने कहा कि अगर उससे पहले सरकार उनकी मांगे मान लेती है तो वह आंदोलन टाल भी देंगे। मैंने जो कूच के विषय रखे हैं वो पूरे उत्तराखंड के लोगों के सामने है। मैंने कूच के विषय में कहा है, अंकिता भंडारी हत्याकांड इस सूबे के अंदर हुआ है, उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। यूके SSC में जिस तरीके से भर्तियों में घोटाला हुआ उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। मैंने कहा प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। अपना दृष्टिकोण ये रखते हैं कि ये उचित है, तो मैं तो महेंद्र भट्ट को का आह्वान करना चाहता हूं कि कल वो भी जो है कूच में सम्मिलित हो। वहीं कांग्रेस के कल होने वाले सचिवालय कूच को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इसे गुटबाजी से प्रेरित प्रदर्शन बताते हुए कहा कि प्रीतम सिंह विकास यात्रा निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की अनुमति के बिना प्रीतम सिंह सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि विकास यात्रा निकाल रहे हैं। बीजेपी विकास यात्राओं का हमेशा समर्थन करती आई है। प्रीतम सिंह जी कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं तो अच्छी बात है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि उनकी प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष की अनुमति नहीं है। हाँ, जब ये विषय है उन्होंने कहा कि भाई हम बीजेपी का आह्वान करते हैं, तो हम सत्ता में है। बीजेपी अपने सारे कार्यक्रम विकास को लेकर चलती है। सरकारी पक्ष के लोग हैं, उन्हें हमारा आह्वान किया, कहने का आशय कि स्वाभाविक रूप से जो उन्होंने कूच शब्द प्रयोग किया, कूच का असर चलना ही होता है, आगे बढ़ना होता है और विकास के लिए वो हमारा सहयोग चाह रहे हैं। विकास की का उनको अच्छा लगा है तो स्वाभाविक रूप से हम उस पक्ष के पक्षधर हैं। वहीं बाजपुर में चीनी मिल का पेराई सत्र शुरू हो चुका है। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने इसका शुभारंभ कर दिया है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि प्रदेश सरकार चीनी मिल को निरंतर चलाने के लिए प्रयासरत है। ऐसे में अधिकारियों को चीनी मिल सही तरीके से चलाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि चीनी मिल के निरंतर चलने से किसानों को लाभ मिलेगा। किसान सही समय पर चीनी मिल को गन्ना दे सकेंगे। समस्त बाजपुर वासियों को, किसान भाइयों को, सबको मैं बधाई देता हूँ। उनको सारे हमारे जो GM हैं, जो हमारे कर्मचारी हैं, उन सबको बधाई देता हूँ कि आज हमारा बाजपुर का पेराई सत्र शुरू हुआ है। कल सितारगंज का हुआ था, उसके पहले हमने नांदेही का शुरू किया है, कल किच्छा का है। लगातार मैं हर पेराई सत्र में खुद जा रहा हूँ, व्यवस्थाओं को देख रहा हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार जो सरकार ने बाजपुर चीनी मिल में लगातार GM हरवीर जी के अध्यक्षता में और उनके पूरे कर्मचारी और उनके अधिकारियों के साथ मिलकर हमने काम किया है। और आज खुशी होती है कि
जब मैं यहाँ पर आया और लोग जिस तरीके से पहली बार बाजपुर चीनी मिल की व्यवस्थाओं पर तारीफ कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो हमारी सोच थी किसानों को सुविधा देने की। दून ऑटो रिक्शा यूनियन ने देहरादून आरटीए की बैठक में हुए फैसले का विरोध किया है। यूनियन के देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार और लक्सर के सभी ऑटो संचालक सोमवार को इस फैसले का विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। यूनियन के अध्यक्ष ने कहा कि डीजल पेट्रोल को रिप्लेस करने के लिए यूनियन ने 2025 तक का समय देने की मांग की थी और अगर मांगों पर विचार नहीं किया जाता है तो वो सरकार के इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में जाने को मजबूर होंगे। आपको बता दें कि मौजूदा समय में चल रहे डीजल पेट्रोल संचालित ऑटो और विक्रम संचालकों को नए परमिट के लिए 31 जनवरी 2023 तक का आवेदन करना होगा। एनजीटी की गाइडलाइन के मुताबिक BS6 फोर व्हीलर, CNG और इलेक्ट्रॉनिक वाले ऑटो और विक्रम रूट पर चलेंगे। उसके बाद ऑटो और विक्रम जो 10 साल पुराने हो चुके हैं उनके संचालन पर रोक लगा दी जाएगी। आरटीए की बैठक में हमने अपना पक्ष रखा था कि हम CNG LPG हल्के हल्के ले रहे हैं, जिसमें 750 गाड़ियां आ चुकी है। हमें जो है टाइम दिया जाए 2025 तक हम सारी गाड़ी CNG ले आएंगे, लेकिन जो 10 साल पुरानी है वो CNG हम 2025 तक ले आएंगे और 18 मॉडल के बाद हमारी सारी CNG आ जाएगी। इन्होंने जल्दीबाजी करी और इन्होंने पहले नोटिस देना चाहिए था कि 5 साल में या 3 साल में आपकी गाड़ियाँ खत्म करेंगे। 2 साल इन्होंने तुरंत ऐसा काम करा। गरीब ऑटो वाले कहाँ जाएंगे? आगे कोर्ट भी है, ट्रिब्यूनल कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे। हम फैसला अपने पक्ष में किसी भी हालत में लाएंगे। लक्सर के शेखपुरी गांव में आयोजित उत्तराखंड किसान मोर्चा की मासिक पंचायत में बताया गया कि जल्द ही गन्ना मूल्य घोषित नहीं किया गया है तो किसान मोर्चा सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। मोर्चा के जिलाध्यक्ष चौधरी महकार सिंह ने कहा कि अगर सरकार ने गन्ना मूल्य 500 रुपए क्विंटल नहीं किया तो सरकार के खिलाफ आंदोलन होगा। उन्होंने कहा कि शुगर मिल चले हफ्ते भर से ज्यादा हो गया है, लेकिन आज तक गन्ना मूल्य घोषित नहीं किया गया है। चीनी मिलों को चले लगभग 1 सप्ताह हो गए, लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक भाव घोषित नहीं किया। किसानों को ये पता नहीं कि जो चीनी मिल में हम गन्ना डाल रहे हैं इसका हमें भाव क्या मिलेगा। तो सबसे उत्तराखंड किसान मोर्चे की जो मांग सरकार से भी और आगे जो हम आंदोलन जो करेंगे वो गन्ने की मांग को लेकर करेंगे कि गन्ने का जो भाव है वो लगभग 500 रुपये घोषित किया जाए, क्योंकि गन्ने की और किसान की गन्ने पर लागत लगातार बढ़ती जा रही है। इसलिए उत्तराखंड किसान मोर्चा अब निकट भविष्य में गन्ने के भाव को लेकर जनपद भर में एक बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। हल्द्वानी शहर की सुंदरता में अब और 4 चांद लगेंगे क्योंकि विद्युत विभाग शहर की बिजली की लाइनों को अंडरग्राउंड करने जा रहे हैं। विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता नवीन मिश्रा ने बताया कि हल्द्वानी शहर के बिजली की लाइनों को अंडरग्राउंड किए जाने को लेकर सरकार को 270 करोड़ की DPR भेजी गई है, जिसमें रामपुर रोड, तिकोनिया चौराहा, मुखानी चौराहा, बनभूलपुरा और काला डूंगी चौराहे से संबंधित मुख्य मार्ग में बिजली की तारों को अंडरग्राउंड करना है। योजना के तहत इस कार्य को किया जा रहा है, जिसके लिए भारत सरकार की संबंधित एजेंसियों से स्वीकृति मिल चुकी है और विद्युत विभाग द्वारा इसके टेंडर भी आमंत्रित किए गए हैं। अधीक्षण अभियंता नवीन मिश्रा ने बताया कि 6 महीने के भीतर सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद ही लाइनों को अंडरग्राउंड करने का काम शुरू कर दिया जाएगा। जो प्रस्ताव गठन किया गया है वो 270 करोड़ लगभग उसकी वित्तीय लागत है और हमें अभी भारत सरकार से जो संबंधित संस्थाएं हैं भारत सरकार की उनसे स्वीकृति प्रिंसिपल सैंक्शन हमको मिल चुकी है और इसकी निविदाएं इत्यादि करने के निर्देश प्राप्त हो चुके हैं। वर्तमान में इस परियोजना की निविदा आमंत्रण की प्रक्रिया गतिमान है और भारत सरकार से जो निविदा निकालने के लिए जो भी औपचारिकताएं निर्देशित की गई हैं उनके आधार पर टेंडरिंग का प्रोसेस इस समय गतिमान है। मेरा एक जो अनुमान है कि लगभग 6 महीने का समय लगेगा कार्य धरातल पर शुरू होने में। वहीं रुड़की में इस्पात सेंटर की आड़ में चल रहे देह व्यापार के धंधे पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले में पुलिस कप्तान के निर्देश पर भगवानपुर में इस्पात सेंटर पर छापेमारी अभियान के दौरान 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही 2 महिलाओं को भी इनके कब्जे से मुक्त कराया गया। पुलिस फरार इस्पात सेंटर संचालक की तलाश कर रही है। आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कल एसएसपी सर के द्वारा सभी इस्पात सेंटरों की चेकिंग और जांच के आदेश किए गए थे
तो उसी क्रम में यहाँ पर कोहिनूर सैलून एंड स्पा सेंटर के नाम से कस्बा भगवानपुर में एक स्पा सेंटर संचालित किया जा रहा था। तो उस पर भगवानपुर पुलिस को सूचना मिली, जिस पर हमारे द्वारा वहाँ पर दबिश दी गई। तो वहाँ पर स्पा सेंटर के नाम पर अनैतिक देह व्यापार का धंधा किया जा रहा था, जिसमें 3 लोगों को हमारे द्वारा हिरासत में लिया गया है और 2 महिलाओं को पीड़ित महिलाओं को वहां से रेस्क्यू किया गया है। वहीं हरिद्वार जिले के कप्तान के निर्देश पर स्पा सेंटरों पर ताबड़तोड़ छापेमारी से हड़कंप मचा है। रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में भी स्पा सेंटर पर पुलिस की छापेमारी हुई, जिसमें 3 युवतियां और 2 युवकों को हिरासत में लिया गया है। गंगनहर थाना पुलिस ने भी रेलवे स्टेशन स्थित स्पा सेंटर पर छापेमारी की, जिसमें 2 युवतियां और 1 युवक को गिरफ्तार किया गया है। रुड़की में जो स्पा सेंटर हैं उनके ऊपर छापेमारी कार्रवाई चल रही है रुड़की और गंगनहर थाना क्षेत्रों के बीच में। तो जो स्पा सेंटर हैं बिना अनुमति के जो चल रहे हैं और जो कोई संदिग्ध एक्टिविटी है और रजिस्टर वगैरह इनके खंगाले गए हैं, तो इसमें कुछ संदिग्ध जो व्यक्ति पकड़े गए हैं उनके खिलाफ जो है उचित कानूनी कार्रवाई इनके खिलाफ की जा रही है। उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर से हुई नियुक्तियों के मामले में अब विधानसभा स्पीकर हाईकोर्ट के फैसले को डबल बेंच में चुनौती देने जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष के इस फैसले पर विपक्ष भी सवाल उठा रहा है, तो विपक्ष सरकार से इस बात का भी जवाब मांग रहा है कि बड़ी मछलियों पर एक्शन लेने से आखिर क्यों पीछे हटा जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। विधानसभा बैकडोर से हुई नियुक्तियों को लेकर कर्मचारियों की बहाली पर हाईकोर्ट के फैसले को लेकर एक बार फिर राजनीति तेज हो गई है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने ये तय कर लिया है कि वो हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले को डबल बेंच में चुनौती देंगी। विधानसभा स्पीकर रितु खंडूरी का कहना है कि इस मसले पर कानूनी राय मशवरा लेने के बाद ही वो इस नतीजे पर पहुंची है। अब चलिए थोड़ा सा रिवाइंड कर मामले को दोहरा भी लेते हैं। दरअसल विधानसभा स्पीकर ने 2016 और 2021 में विधानसभा में बैकडोर से हुई नियुक्तियों पर जांच बैठाई, जिसमें 200 से ज्यादा नियुक्तियां फर्जी पाए जाने पर उन नियुक्तियों को रद्द कर कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया था। इसके बाद कर्मचारियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो फैसला कर्मचारियों के हित में आया और सभी कर्मचारियों को बहाल करने के आदेश दिए गए। बहुत कुछ कहा जा सकता है, बहुत कुछ लोग कहते भी हैं, लेकिन ना मुझे किसी की सुननी है ना मुझे देखना है। मुझे न्याय और विधि के हिसाब से, लॉ के हिसाब से आगे चलना है। देखिए, अभी किसी की ज्वाइनिंग नहीं हुई है, हमने अभी किसी को भी ज्वाइनिंग नहीं दी है। लोग अपने पत्र लेकर आए थे, अपने कागज़ लेकर आए थे। हमने भी उन्हें एक पत्र दिया जिसमें हमने उन्हें कहा कि हम अभी विधिक राय ले रहे हैं और जब तक हमें राय पूरी तरह से हम नहीं ले लेते हैं तब तक हम ज्वाइनिंग नहीं लेंगे। तो हमने अब राय ली है और अब आगे जाने का मन बनाया है डबल बेंच में। तो अब आगे देखते हैं क्या। विधानसभा स्पीकर के इस फैसले पर विपक्ष ने सवाल उठाते हुए इस बात का सरकार से जवाब मांगा है कि विधानसभा में बैकडोर से हुई नियुक्तियों पर एक पक्ष पर ही कार्रवाई क्यों की गई, जबकि बड़ी मछलियां कार्रवाई के शिकंजे से बाहर घूम रही हैं। जो निर्णय सिंगल बेंच का था, आप देखिएगा आने वाले दिनों में डबल बेंच का भी वही निर्णय होने वाला है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये हठधर्मिता दिखाई पड़ती है कि आप एक वर्ग पर तो चोट कर रही हैं, लेकिन दूसरे वर्ग पर आप बोलने से इनकार कर रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपने उन नेताओं पर कब कार्रवाई करेगी जिन नेताओं ने युवाओं के साथ छलावा किया, धोखा किया और उनके मुंह का निवाला अपने सगे संबंधियों को खिलाया। कुल मिलाकर देखा जाए तो विधानसभा स्पीकर रितु खंडूरी के जहां पूरे मामले में सख्त तेवर दिखाई दे रहे हैं, तो विपक्ष के तेवर भी कड़े और तल्ख हैं। ऐसे में हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले को डबल बेंच में चुनौती देने के बाद विधानसभा से बाहर का रास्ता दिखाए गए कर्मचारियों को लेकर क्या कुछ फैसला आता है, ये देखना होगा। चौधरी कला टाइम टीवी के लिए देहरादून से मनीष गंगवाल की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट बैठकों को अब सचिवालय के साथ साथ गांव में भी आयोजित किए जाने का फैसला लिया है, जिसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गांव में कैबिनेट बैठक करने को लेकर रोड मैप तैयार करने के निर्देश दे दिए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के विकास के साथ प्रदेश के जनहित से जुड़े विषयों को लेकर अब तक ज्यादातर कैबिनेट बैठकें राजधानी देहरादून के सचिवालय में ही होती आई है। हालांकि कई बार कई सरकारों में कैबिनेट बैठक देहरादून से भी बाहर आयोजित देखने को मिली है। हरीश रावत सरकार में भी कैबिनेट बैठक कई बार देहरादून से बाहर आयोजित की गई थी।
और हरिद्वार जिले के ग्रामीण क्षेत्र में भी हरीश रावत सरकार में बैठक का आयोजन किया गया था। लेकिन अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी गांव में कैबिनेट बैठक आयोजित कर गांव के विकास को लेकर आगे बढ़ने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, हमारी सरकार का पूरी तरह से मंतव्य है कि शहर और गांव का समुचित विकास हो और गांव के लेवल पे यदि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि कैबिनेट वहां पे होगी, अब आप जानिए यदि सरकार वहां जाएगी, अधिकारीगण जाएंगे तो निश्चित रूप से उसका लाभ तो गांव को मिलेगा। और ये अभिनव प्रयोग माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जिस प्रकार से लगातार हो रहा है, इसका एक समुचित विकास, चूंकि ज्यादातर लोग हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, उसका लाभ उनको होगा। जिस प्रकार से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने माणा में जो उन्होंने कहा कि ये अंतिम गांव नहीं, ये भारत का पहला गांव है, जो हमारे सीमावर्ती गांव हैं उनको उन्होंने पहले गांव का दर्जा दिया है, उसी के तहत माननीय मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम चलाया है। आगे जो हमारे सीमावर्ती गांव होंगे उनमें कैबिनेट की बैठक भी होगी और गांव के विकास के लिए योजनाएं उन्हीं कैबिनेट में योजनाएं बनाई जाएंगी, ये हमने लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में जब से माणा गांव गए थे और उन्होंने माणा गांव से देश की जनता को संबोधित किया, तब से उत्तराखंड की सरकार भी गांव की ओर खास फोकस करने की मुहिम शुरू कर चुकी है। इसी कड़ी में माना जा रहा है कि उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक अब गांव में आयोजित होंगी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस फैसले की सराहना कर रहे हैं, तो वही कह रहे हैं कि ग्रामीण विकास विभाग द्वारा भी चलो गांव की ओर योजना का शुभारंभ जल्द ही किया जाएगा। जब हम अपने प्रवासी लोगों को जो आज बॉम्बे में, दिल्ली में, महानगरों में नौकरी कर रहे हैं, चाहे उनको वहां 60,000 मिलता हो, अगर अपने घर में उसकी इनकम 40,000 होगी तो तब भी वो आने को तैयार होगा। इसके लिए हमने निर्णय किया है, मैंने अधिकारियों के साथ बैठा था, हम चकबंदी को लागू करेंगे। चकबंदी हालांकि 2015 में उसका जियो हो गया था, लेकिन सर्वे न होने के कारण जो है वो नहीं होगा। शीघ्र हम सर्वे शुरू कराएंगे और चकबंदी लागू करके पलायन को रोकेंगे और जो हमारी योजना है शीघ्र चलो गांव की ओर मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों द्वारा उसकी शुरुआत की जाएगी। उत्तराखंड की धामी सरकार अब गांव को विकास का केंद्र मानकर गांव की ओर कैबिनेट बैठकों के साथ चौपाल कार्यक्रम भी शुरू करने जा रही है। गांव के विकास के लिए मास्टर प्लान पर काम किया जाएगा। सरकार की प्राथमिकता गांव को विकसित करना है और पहाड़ों पर पलायन रोकना है। अब धामी सरकार का ये कदम कितना कारगर साबित होता है, ये वक्त ही बताएगा। टाइम टीवी के लिए देहरादून से मनीष टंगवाल की रिपोर्ट। टिहरी डैम की सुरक्षा में सेंध के साथ बड़ा खतरा सताने लगा है। दरअसल टिहरी डैम की सुरक्षा में लापरवाही हो रही है। आप सोचेंगे कि हम आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन हमारी आज की स्पेशल रिपोर्ट देखने के बाद आप भी हमारे इस बात से इत्तेफाक रखते नजर आएंगे। टिहरी डैम के व्यू पॉइंट से खुलेआम लोग व्हाट्सएप के जरिए लाइव वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, जो घातक साबित हो सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। टिहरी डैम की सुरक्षा में सेंध, डैम की सुरक्षा पर मंडरा रहा बड़ा खतरा। व्हाट्सएप पर लोग कर रहे वीडियो कॉलिंग। व्यू पॉइंट पर नहीं है कोई सीसीटीवी, ना ही कोई सीआईएसएफ जवान तैनात। डैम की सुरक्षा में बड़ी लापरवाही उजागर। अगर हम ये कहें कि टिहरी डैम की सुरक्षा में इन दिनों बड़ी सेंध लगने की तैयारी होने के साथ डैम की सुरक्षा पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। टिहरी डैम की सुरक्षा राष्ट्र के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा और दुनिया का 12वां ऊंचा बांध है। लेकिन इन दिनों टिहरी डैम की सुरक्षा में बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। आलम यह है कि टिहरी डैम के व्यू पॉइंट पर सीसीटीवी कैमरे की मौजूदगी न होने से सवाल बड़े हो जाते हैं कि आखिर ये लापरवाही क्यों और किस लिए है। सीसीटीवी कैमरा न होने से टिहरी डैम के व्यू पॉइंट पर डैम को देखने आ रहे लोग व्हाट्सएप और अन्य ऐप के जरिए लाइव वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, जो टिहरी बांध की सुरक्षा के लिए बड़ा घातक साबित हो सकता है। हैरानी इस बात की है कि व्यू पॉइंट पर ना तो सीआईएसएफ का जवान तैनात है और न ही यहाँ पर किसी सीसीटीवी कैमरे की ही मौजूदगी है। सामाजिक कार्यकर्ता शिव सिंह बिष्ट यहाँ तक कह रहे हैं कि सीआईएसएफ के जवान स्थानीय लोगों को यहाँ खड़े होने तक नहीं देते, लेकिन इन दिनों व्यू पॉइंट पर नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। शिव सिंह के इस बयान से सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि जब आम दिनों में यहाँ सीआईएसएफ जवान तैनात रहते हैं
तो हाल ही के दिनों में जवान की तैनाती क्यों नहीं है। जैसा कि अभी हमने यहाँ पर देखे 2 युवक जो है अभी लाइव वीडियो बनाते नज़र आ रहे हैं और मैं आपके चैनल के माध्यम से TADC से मांग करता हूँ कि यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से एक CISF का जवान भी तैनात होना चाहिए और इस व्यू पॉइंट में CCTV कैमरे भी जो है TADC को लगाने चाहिए, जिससे कि जो है बांध की सुरक्षा की दृष्टि से लाइव यहाँ पर जो है लाइव प्रसारण जो है वो बंद होना चाहिए। संदिग्ध लोग टीरी बांध पर व्यू पॉइंट पर फोन से तस्वीर लेने पर पाबंदी के स्लोगन को साइड में रखकर लाइव वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, तो यकीनन टिहरी डैम की सुरक्षा और लापरवाही सवालों के घेरे में आना लाजमी है। वहीं इस बारे में टिहरी डैम के अधिशासी निदेशक उमेश कुमार सक्सेना सुरक्षा की दुहाई देते नजर आए। उन्होंने कहा कि टिहरी डैम की सुरक्षा केंद्रीय सुरक्षा बल CISF के हाथों में है और जो व्यू पॉइंट है वो मुख्य सड़क पर है। इसके बारे में उन्होंने कहा कि CISF को सूचित किया जाएगा। टिहरी बांध की सुरक्षा केंद्रीय सुरक्षा बल के हाथ में है, जिसको हम जो CISF है वो पूरे इस एरिया को सिक्योरिटी देती है और जगह जगह उसकी चेक पोस्ट बनी हुई है। जहाँ तक व्यू पॉइंट का पॉइंट है जो बता रहे हैं कुछ संदिग्ध देखेगा, ये सड़क के ऊपर है और डैम टॉप से बहुत ऊपर है। ये करीब ये 2000 मीटर, ये 1150 की हाइट पे है और डैम 840 पे है। वहाँ पर पब्लिक का आना जाना है, पब्लिक के लिए व्यू पॉइंट बनाया ही गया है। वो ऐसे में अगर कोई ऐसी स्थिति नोटिस में आती है तो उसके लिए हम व्यवस्था करेंगे कि इस तरह की कोई भी अगर जो अनटूवर्ड घटना को अंजाम दें या कोई इस तरह की बातचीत जो सस्पेक्टेड हो, तो उसके लिए भी हम वहाँ देखेंगे कि CCTV कैमरे लग सकते हैं या नहीं लग सकते, तो वो हम करवाएंगे उसे और CISF को भी अलर्ट कर देंगे कि वो भी पेट्रोलिंग करती रहा। केंद्रीय सुरक्षा बल CISF के हाथों में एशिया के ऊंचे बांधों में शुमार टिहरी डैम की सुरक्षा है, लिहाजा इस मसले पर जल्द से जल्द संज्ञान लेकर लाइव वीडियो कॉलिंग पर पाबंदी लगानी तो आवश्यक है ही, लेकिन डैम की सुरक्षा के मानकों को और कड़े करने की भी जरूरत है ताकि सुरक्षा में किसी तरह की कोई लापरवाही न हो, नहीं तो टिहरी डैम की सुरक्षा के लिए ये घातक साबित हो सकता है। चढ़ती कला टाइम टीवी के लिए टिहरी से अरविंद नौटियाल की रिपोर्ट। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। SLP प्रकरण में प्रदेश सरकार ने पीछे खींचे अपने हाथ, अब सुप्रीम कोर्ट में SLP नहीं ली जाएगी वापस। उमेश कुमार के खिलाफ जारी रहेगी कानूनी लड़ाई, विपक्ष ने बोला हमला। बाल संरक्षण आयोग के सहयोग से बाल विधानसभा का आयोजन, प्रदेश भर में 70 बच्चों को बनाया मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक। बच्चों ने सीखे राजनीतिक गुण। गुटबाजी के बीच कल प्रीतम सिंह का सरकार के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान, प्रदर्शन नहीं बल्कि विकास यात्रा निकाल रही कांग्रेस। और हल्द्वानी शहर की खूबसूरती में लगेंगे 4 चांद, 270 करोड़ की लागत से अंडरग्राउंड होंगी बिजली की लाइनें, केंद्र सरकार को भेजी गई DPR।